के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके बारे में आपको डिटेल में बताने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, जिससे कि आप इसे अच्छे से समझ सकें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आईपीओ किस काम आता है, इसका क्या वर्क होता है और ओवरऑल कंपनी आईपीओ को क्यों लॉन्च करना चाहती है, इससे उन्हें क्या बेनिफिट होता है। तो ठीक है, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप अभी खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो आज आप एक न्यू कंपनी ओपन करना चाहते हैं। तो कंपनी ओपन करने के लिए सबसे मेन चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है? फंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए आपने कुछ 1-2 करोड़ रुपये की फंडिंग इकट्ठा की, कुछ फ्रेंड्स से लिया, कुछ रिलेटिव से लिया और कुछ अपने जान पहचान वालों से पैसे इकट्ठा किए, या फिर कुछ आपने पार्टनर से ले लिया अपनी कंपनी के अंदर, जिनकी हेल्प से आपने कंपनी इनिशियली स्टार्ट कर दी। तो आप वो इनिशियली कंपनी के प्रमोटर। तो आप ये है प्रमोटर जो भी अपने कंपनी को इनिशियली स्टार्ट करते हैं। तो इन पैसों से आपने कंपनी स्टार्ट कर ली, अच्छा रेवेन्यू हो गया, ग्रोथ हो गया, एसेट सब आपने मैनेज किया, कंपनी अच्छी ओवरऑल प्रॉफिट दिखा रही है। तो कुछ टाइम बाद में कंपनी में और ग्रोथ करने के लिए कुछ फंडिंग की ज़रूरत होती है। अब इनिशियली आप तो सारी फंडिंग कर चुके हो, और कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी इतनी ज़्यादा प्रॉफिट में भी नहीं होती कि जो कंपनी में प्रॉफिट आ रहा है आप उसको रीयूज़ करके और कंपनी को डेवलप कर सके। तो इसलिए आपको अगर और प्रॉफिट जब चाहिए रहता है तो उसके लिए आप जाते हो एंजल इन्वेस्टर के पास। एंजल इन्वेस्टर अगर आप मैं आपको समझाऊँ तो उसके लिए आपने जैसे शार्क टैंक देखा होगा, तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं और अपने इक्विटी का कुछ पार्ट या कुछ परसेंट दे के उनसे कुछ पैसा ले लेते हैं। तो मान लीजिए अभी आप प्रमोटर है, आपकी कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन हो गई है 100 करोड़ की। तो अब आप शार्क टैंक में या कहीं पे भी एंजल इन्वेस्टर के पास गए। अब आपने उनको वैल्यूएशन वगैरह अपनी बताई, जो भी आपका वहाँ पे डिसाइड हुआ, और उन्होंने आपका उसमें से कुछ परसेंट स्टेक ले लिया, जैसे कि 1% ले लिया। तो 100 में से 1 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स उनके पास आ गए, और बाकी जो 99% कंपनी है उसके ओनर अभी भी आप ही हो। तो आपने 1% कंपनी उनको दे दी और बदले में आपको पैसे मिल गया, जो पैसा आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया, और उसकी मदद से आपने कंपनी को और फर्दर ग्रो किया। तो एक तो ये तरीका हो गया कंपनी के अंदर पैसे लाने का। दूसरा क्या तरीका रहता है कि कुछ कंपनी डेवलपमेंट के लिए डेप्थ ले लेती है, यानी उधार ले लेती है। वैसे तो अच्छा है, लेकिन कुछ कंपनियों के लिए फिर सही नहीं रहता। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी अभी इतना प्रॉफिट नहीं कर पा रही है कि आप उसको फिर इंटरेस्ट पे कर पाए, और अपने खुद का प्रॉफिट जब जनरेट नहीं कर पा रहे, तो आप ये सब कहाँ मैनेज करेंगे। इसलिए लोग अपनी कंपनी का कुछ परसेंट डाइल्यूट करके और इस तरीके से पैसे लेने को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो इसीलिए आईपीओ भी एक चीज़ रहती है। तो जैसे एंजल इन्वेस्टर तो आप यूज़ कर चुके हैं। तो उसके बाद में जो सेकंड स्टेप आता है फंडिंग रेज करने के लिए, जहाँ पे आपको बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए हो, ऐसे कुछ परसेंटेज में नहीं, तो उसके लिए आईपीओ होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी आपके पास अभी भी अपनी 100% होल्डिंग है, ठीक है, और अब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ बड़ी वैल्यूएशन है। तो इसके अंदर आप इसका कुछ पार्ट डाइल्यूट करके उसमें से पैसे जनरेट कर लेना चाहते हो। तो जैसे कि आप अपनी कंपनी का 20% डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो ओवरऑल आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है 10,000 करोड़ की। तो उस हिसाब से आप 200 करोड़ का आईपीओ लाना चाहते हैं और उसको पब्लिक में सेल करके 200 करोड़ रुपए खुद लेके उसे आगे कंपनी में डेवलप करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो आईपीओ लाने के मोस्टली रीजंस क्या रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रमोटर है। अब इन्होंने अगर अपनी कंपनी के लिए इनिशियली कभी बहुत ज़्यादा डेप्ट ले लिया हो, उधार ले लिया हो, तो अगर उनको वो उधार चुकाना हो, तो इसलिए वो आईपीओ ले आती कि अपना कुछ परसेंट स्टेक बेच के उन पैसों से वो अपना उधार चुका सके। या फिर कंपनी को अगर एक्सपेंशन करना है, यानी अपनी कंपनी को बढ़ाना है, तो इसलिए ये आईपीओ से पैसा जमा करके और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। या फिर जैसे कि आपने देख सका है ये एंजल इन्वेस्टर, जिनके बारे में मैंने पहले बात की थी। तो इनके पास जो परसेंट है, भले ही कभी कभार जैसे 5% 6% हो गया, तो इन्होंने बहुत पहले कंपनी में इन्वेस्ट किया था। आज कंपनी बहुत बढ़ गई है। जब 100 करोड़ वैल्यूएशन थी तब इन्होंने इन्वेस्ट किया था। आज कंपनी की 10,000 वैल्यूएशन हो गई, 10,000 करोड़ की। तो इस समय ये लोग इसमें से एग्जिट लेना चाहते हैं, बट अब ये शेयर वापस प्रमोटर को बेचे, वो नहीं खरीदना चाहे तो, और आगे और किसी एंजल इन्वेस्टर को बेचे तो वो नहीं लेना चाहे तो ये डायरेक्ट इन शेयर्स को मार्केट में उतार सकते हैं, और उधर जो रिटेलर्स है या जो भी नॉर्मल पब्लिक है वो उनसे पैसा ले सकते हैं। तो ओवरऑल जो आईपीओ जनरेट कर सकते हैं वो ये लोग हैं, एंजल इन्वेस्टर और प्रमोटर, दोनों में से कोई भी। और यही रीज़न होता है आईपीओ को लाने का। ओवरऑल आपको समझाऊँ तो आईपीओ यही है कि कंपनी जब तक खुद की थी तब तक वो एक प्राइवेट कंपनी थी, और जब वो अपना आईपीओ लेके आती है तो वो अपने कंपनी का कुछ पार्ट शेयर मार्केट में लिस्ट करवा देती है। जैसे इस केस में मैंने आपको बताया प्रमोटर के पास 100% कंपनी थी, तो वो उसमें से 20% जो था वो मार्केट में डाइल्यूट करना चाहता था, और उससे 200 करोड़ रुपए खुद लेके कंपनी को एक्सपेंशन करना चाहता था। तो इसलिए ये आईपीओ को लाने का रीज़न हो रहा।
अब आईपीओ को लाने का काम कौन करता है कंपनी के साथ, कौन उसकी हेल्प करता है आईपीओ को लाने में, तो वो सब मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो आईपीओ को मेन जो लाने में हेल्प करता है वो करते हैं बैंक्स। अब कैसे बैंक्स किस तरीके से करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब आपकी एक कंपनी है, अब उसको आपको मार्केट में लिस्ट करना है, तो लिस्ट करने के लिए उस कंपनी के कितने शेयर किसको अलॉट होंगे, उधर से जो पैसे उठेंगे जैसे 200 करोड़ रुपए, अब वो आएंगे तो सारे पब्लिक से, तो पब्लिक से इतने सारे पैसे आना, उनको मैनेज करना, आगे कंपनी को देना, कंपनी के शेयर्स को वापस पब्लिक को देना, उसका शेयर्स की वैल्यूएशन निकालना, क्या प्राइस पे हमें बेचने हैं, कितने दिन का इसका पूरा रहेगा मैंडेट कि कब से आईपीओ की फिलिंग होगी, कब आईपीओ एप्लीकेशन चालू होगा, उसके बाद में कब लिस्टिंग होगी, उसके बाद में कब अलॉटमेंट होगा, तो ये सब देखने का काम सारा बैंक का है। आईपीओ सारा बैंक ही संभालेगा। तो इसके लिए जो कंपनी होती है उनको किसी न किसी बैंक की हेल्प लेनी पड़ती है। मेजरली ये काम वैसे तो सारी बैंक करती है, पर मोस्टली जो है वो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, तो ये इस काम में है। जैसे कि आप है तो आपने अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करने का सोचा है, तो आप सबसे पहले बैंक के पास जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि हमें अपनी कंपनी का एक आईपीओ लॉन्च करना है। तो मोस्टली क्या होता है, जब तक कंपनी आपके पास थी तब तक उसके फाइनेंशियल डेटा वगैरह वो सब आपके पास रहते थे, आपको किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एक प्राइवेट कंपनी हो। वो सब डिटेल सिर्फ आपके पास रहेगी, और जो एंजल इन्वेस्टर होगा उसके साथ बस आपको ये सब शेयर करना होता है। लेकिन जब कोई कंपनी पब्लिकली लिस्ट होने जा रही है शेयर मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे हर एक बंदा उसमें लिस्ट कर सकता है। जैसे मान लिया आज अगर किसी ने ये कंपनी का एक शेयर भी ले रखा है, तो वो उसके अंदर शेयर होल्डर है, वो उसमें कहलाया जाएगा। तो उसका भी हक है कि वो जाने कि इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या फाइनेंशियल डेटा है, कंपनी की ग्रोथ कैसे चल रही है, कंपनी की फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपटीशन क्या है, तो ये सब है। तो इसलिए जो कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी, उनको ये सारी डिटेल्स पब्लिक करनी पड़ती है। तो बैंक क्या करेगा, सबसे पहले जब आप उसके पास आईपीओ के लिए आए हो, वो सबसे पहले आपकी सारी फाइल्स चेक करेगा, उसके बाद में सब देखेगा कि आपकी कंपनी पूरी तैयार है कि नहीं लिस्ट होने की। तो उसके लिए बैंक ये सब चेक करेगा कि आपकी जो कंपनी है वो सेबी की गाइडलाइंस के अंदर है या नहीं है। उसके बाद में उसको किस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होना है, एनएससी बीएससी के अंदर। उसके अलावा वो आपके पूरी कंपनी का वैल्यूएशन निकालेगा, आपकी कंपनी को एक प्राइस देगा पर्टिकुलर। फिर जब आईपीओ को रिलीज़ करने का टाइम आएगा, उस समय उसका जो प्राइस बैंड रहेगा, लॉट साइज़ रहेगा, वो सब वो डिसाइड करके और उस आईपीओ को पब्लिकली रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ तक की वीडियो में तो आपने सब जान लिया है कि कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है, कंपनी को आईपीओ से क्या फ़ायदा होता है, और ओवरऑल आईपीओ क्या करता है। लेकिन अब हम जानने की ट्राई करते हैं कि एज ए इन्वेस्टर जब हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आईपीओ में, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, कौन कौन इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, और ओवरऑल हमें इससे प्रॉफिट क्या है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको कहा था, कंपनी 200 करोड़ रुपए अपने खुद पाना चाहती है, जिसके लिए वो अपने 20% डाइल्यूट कर रही है शेयर मार्केट के अंदर। तो उसके अंदर मान लीजिए 200 करोड़ है, उनमें उसने कुछ पार्ट किए, 50% जो है वो लोग रिजर्व रख लेते हैं QIBs के लिए। उसके अलावा जो 15% रहता है वो इनके लिए, और 35% हम रिटेलर्स के लिए वो लोग रिजर्व रखते हैं कि अगर इतने लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो इनको मिलते हैं। अब जैसे आईपीओ में अप्लाई करते हो उसमें भी इन लोगों ने कैटेगरीज बना रखी है कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। QIBs में आते हैं वो लोग जो कि आउट ऑफ इंडिया है, बड़े बड़े लोग जो इसमें करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए ये कैटेगरी है। तो उसमें जो लोग इन्वेस्ट करेंगे फिर उनको मिलने के चांसेस उसी पे डिपेंड करेंगे। उसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की जो क्या बोलते हैं प्राइस है, वो रहती है अपने लाखों के अंदर। जैसे कि अब मान लीजिए 2 लाख से 10 लाख के बीच में, फिर उसमें भी और कैटेगरी दो फर्दर डिवाइड होती है, HNI और SHNI के बीच में, तो वो आप फर्दर जानेंगे। उसके अलावा रिटेलर्स, अब आप पूछेंगे कि इतना बड़ा ये गेम है का लाखों में करोड़ों में, तो हम लोग इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिटेलर्स के लिए मैं आपको बता दूं, जो मिनिमम वैल्यू है जो इन्वेस्टमेंट की है वो है सिर्फ 15,000। ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आईपीओ के अंदर मोस्टली लॉस का परसेंटेज बहुत कम रहते हैं, इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोग आईपीओ को इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा रेबल समझते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें कैसे होता है। तो मान लीजिए जैसे कि वो कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च कर लिया, तो ये लोग कुछ फिक्स डिसाइड कर लेते हैं, जैसे प्राइस बैंड। तो बोला कि जो एक शेयर है उसकी वैल्यू मैंने रख दी 200, और बोल रहे हैं कि जब आप ये 15,000 का एक आईपीओ अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसे पर्टिकुलर जैसे 15 शेयर 10 शेयर ऐसे कुछ हम आपको देंगे, इस तरह के शेयर्स मिल जाएंगे। तो अब आप बोलेंगे कि ऐसा तो कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो क्या उसको ये शेयर्स मिल जाते हैं, तो नहीं, इसका एक प्रोसीजर रहता है। जैसे अब मान लीजिए अभी कंपनी है, कंपनी ने रिटेल कैटेगरी के लिए ओनली कितने लाख शेयर्स अलॉट करने के लिए रखे, रिजर्व रखे, कि वो रिटेलर्स को ओनली लाख शेयर देना चाहती है।
लेकिन जो लोग अप्लाई कर चुके हैं वो टोटल मान लीजिए कि ये 10 लाख लोग, तो उनमें से जो मिलने का रेशियो होगा आप समझ ही सकते हैं 1/10 का होगा कि इतने में से इतने लोगों को ये शेयर्स मिलेंगे। तो ये एक लॉटरी की तरह होता है कि जैसे कि आपने इतने लोगों ने इसने अप्लाई किया है, तो क्या रहता है कि जो बैंक था ना, जो स्टार्टिंग से काम कर रहा था आईपीओ के लिए, उनके पास सब लोगों की एप्लीकेशन के फॉर्म जाते हैं। अब उस फॉर्म्स के अंदर ओवरऑल जो कंप्यूटर है वो उसमें से कुछ फॉर्म्स को ऐसे चुन लेता है कि जैसे कि इधर 10 ऑप्शन है तो 10 में से 5 है, तो 5 को कंप्यूटर ने रैंडमली चूज़ कर लिया। अब जिसको चूज़ किया उनको वो शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं और उनसे वो 15,000 रुपये ले लिए जाते हैं, और बाकी जिन लोगों ने अप्लाई किया था जिनके वो अलॉट नहीं हुआ उनको वो 15,000 वापस दे दिए जाते हैं बिना किसी पैसे कट के। तो इसीलिए लोग इसमें अप्लाई करना ज़्यादा प्रेफरेबल समझते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि इसमें हमें किस तरीके से प्रॉफिट करना है, आईपीओ में हमें जैसे अलॉटमेंट भी लग गया तो हमारा इसमें प्रॉफिट किस तरीके से होगा, तो वो बताने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देख लीजिए कि जैसे कंपनी ने ये शेयर्स आपके लिए अलॉटमेंट के लिए रखे थे, तो उनमें शेयर्स की कंपनी ने पर्टिकुलर कुछ प्राइस डिसाइड की थी जैसे कि 200 रुपये। तो 200 रुपये के अंदर कंपनी ने से लाख शेयर निकाले थे, टोटल अप्लाई किए गए थे 10 लाख। 10 लाख में से सिर्फ लाख लोगों को ये शेयर्स मिल सके, है ना। तो पीछे 9 लाख जो लोग बचे, अब इंटरेस्ट तो उनको भी था इन शेयर्स के अंदर, लेकिन उनको ये शेयर्स नहीं मिल पाए क्योंकि अलॉटमेंट में इतने शेयर्स अवेलेबल नहीं थे। तो अब वो लोग ये शेयर्स कहाँ से ले पाएंगे, जिस दिन ये कंपनी लिस्ट होगी शेयर मार्केट में उस दिन वो लोग भी जाके वहाँ से बाई सेल कर पाएंगे। तो उसके लिए अभी तो उनके पास यही ऑप्शन है, लेकिन आप लोगों के पास लिस्ट होने से पहले ही ये शेयर्स पड़े होंगे। तो मान लीजिए जिस दिन ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई तो वहाँ ये गई, अब 200 की प्राइस पे लिस्ट हुई, तो आप लोग देंगे। अब आप देखिए शेयर्स कितनों के पास थे, लाख लोगों के पास, और चाहिए कितने हुए थे जैसे 9 लाख को। तो अभी अगर 9 लाख नहीं मान के आप 5 लाख मान लिया कि 5 लाख लोगों को अभी भी कंपनी में इंटरेस्ट है, तो इसलिए वो लोग अभी भी ये शेयर्स लेना चाहते हैं, तो वहाँ के बाई सेलिंग करेंगे। अब बाइंग सेलिंग से क्या होगा, प्राइस जो है आपके शेयर्स का वो बढ़ेगा, तो वहाँ पे जब प्राइस बढ़ने लगेगा तो आप उसको हाई प्राइस पे बेच के वहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये तरीका होता है कि फर्स्ट डे, जैसे अब आप भी जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट हुआ या कुछ भी हुआ अगर वो फर्स्ट डे मार्केट में आता है तो उसकी जो बाइंग सेलिंग होती है बहुत हाई रहती है। तो शेयर मार्केट में भी यही है, जब कोई शेयर नया नया आता है तो उसमें बाइंग सेलिंग बहुत होती है, लिक्विडिटी बहुत होती है, इसके कारण जो शेयर की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उससे पहले भी शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। जैसे कि आपने देखा आपको तो शेयर 200 के प्राइस पे मिले, लेकिन जिस दिन वो कंपनी लिस्ट होने गई ना मार्केट में उस दिन वो लोग ये चेक करते हैं कि कितने लोगों को इसकी डिमांड क्या है उस शेयर की। तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी 5 लाख लोग हैं वो उसको खरीदने के लिए पहले से तैयार है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जो आईपीओ ओपन हुआ, जो शेयर्स ओपन हुए वहाँ पे मार्केट के अंदर वो 200 की प्राइस पे ना होने के बजाय कभी कभार 300 पे 400 पे एकदम 100% का प्रॉफिट भी एक बार में दे देते। तो वो आईपीओ के फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है कि आईपीओ कितना अच्छा था, कंपनी कितनी अच्छी है, ग्रे मार्केट में क्या वैल्यू है उसकी, और उससे पहले ग्रे मार्केट के अंदर वो कितने में बिका था, लोग कितना उसको खरीदना चाहते हैं, कितने लोगों को उसमें इंटरेस्ट है। इस बेसिस पे कंपनी की वैल्यू फर्स्ट डे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग उसी आईपीओ को फर्स्ट डे ही सेल करके अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो इसीलिए आईपीओ एक प्रॉफिट कमाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप आगे और जानना चाहते हैं कि हम आईपीओ में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, तो वो कैसे ओपन करना है उसका वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। उसके बाद में उस अकाउंट के अंदर कैसे आईपीओ को अप्लाई करना है वो हमने वीडियो डाल रखा है। उसके अलावा हम डेली वीडियोज़ डालते हैं कि कौन सा आईपीओ जो मार्केट में अभी आया है वो अच्छा है या नहीं, उसके बारे में पूरी रिसर्च हम करते हैं। उसके बाद में एक वीडियो रिलीज़ कर देते हैं कि इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि ओवरऑल ये कंपनी क्या करती है, इसके फंडामेंटल सही है या नहीं, इस आईपीओ में अप्लाई करना सही है या नहीं, हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आपको खुद के पास रिसर्च करने का टाइम इतना नहीं है तो आप हमारे इस वीडियो को चेक कीजिए, इसके अंदर हम आपको कंपनी की सारी डिटेल्स बता देंगे, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर। तो इससे आपको सब पता चल जाएगा कंपनी के बारे में और आप वो सब देखने के बाद अपना खुद का डिसीजन बना सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। थैंक यू।